व्हाट इज सेमी इलास्टिक कोलिजन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, तो चलो थोड़ा इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन के बारे में देखते हैं। इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन, अब ओब्लिक कोलिजन किसको कहते हैं आपको मालूम है। ओब्लिक कोलिजन में दी मोशन ऑफ द बॉडीज आर नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास। मैं कोई एक छोटा सा केस लेता हूं, एक सिंपल केस लेता हूं। सपोज हियर इज ए मास, हियर इज ए मास m। सपोज आई से हियर इज अनदर मास m moving with a velocity u. Now this mass will come and strike it here. Obviously दोनों मास को मैं बराबर लिया और ये पहला मास रेस्ट में था, पहला मास रेस्ट में था। ये मास m, बस इसी के बहाने हम लोग अप्रोच सीख जाएंगे, वही बताना चाहता हूं। ये मास m moving with speed u0 strikes another mass, another same mass m at rest. कोलिजन इज इलास्टिक, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। ये मास गया, ये रेस्ट में था। मास अलग होता तो क्या होता, ये रेस्ट में नहीं होता तो क्या होता। एक केस बनने से बाकी सारा केस हम इसमें से निकाल सकते हैं। मैं पहले सबसे सिंपलेस्ट केस लिया। ये मास m है, ये भी मास m है, मास डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये स्पीड में जा रहा है, ये रेस्ट में, ये भी किधर भी मूव कर सकता है। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, नेसेसरी मॉडिफिकेशंस विल बी मेड। लेट्स सी ए जनरल केस। अब क्या हुआ कि जब ये मास आके इसको टकराया, सपोज दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस बिगर मास, इट इज स्ट्राइकिंग हियर। कहां पे? सपोज एट एन एंगल थीटा। कोई एक रेफरेंस ले लिए कहां पर टकराया। अब ये जो mu0 था, इसका दो कंपोनेंट है, ऐसा एक कंपोनेंट, ऐसा एक कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। मतलब ये जो इधर आ रहा था उसका वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में रिजर्व कर सकते हैं। एक हुआ u0 cos थीटा, दूसरा हुआ u0 sin थीटा। और कहो कि उसका जो मोमेंटम था mu0 वो रिजर्व हो गया दो कंपोनेंट में, mu0 cos थीटा एंड mu0 sin थीटा। ऐसे बात हुआ। होने के बाद चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे कि जो इंपैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, कोलिजन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टू। लेकिन देखो तो ये वाला अगर होता, ये mu0 sin थीटा वाला नहीं होता। बहुत सारा चीज हमें इसके अंदर से सीखना है। ये वाला कंपोनेंट होता, ये वाला कंपोनेंट नहीं होता, तो कोलिजन कहाँ होता? वो तो टेंजेंशियली निकल जाता, देयर वोंट बी कोलिजन। ये टेंजेंशियली निकल जाता बिना कोलिजन का। अच्छा, अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो हेड ऑन कोलिजन होता। तो ये जो ओब्लिक कोलिजन वी फाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेड ऑन कोलिजन एंड नो कोलिजन। अब जब ये बॉल आके इसके साथ टकराएगा, ये हो गया बॉल, ठीक है, चलो मानते हैं ये हो गया बड़ा वाला बॉल। छोटा वाला बॉल आके यहाँ पर पहुंच गया है। जस्ट पहुंचने से पहले छोटे वाले बॉल के पास क्या वेलोसिटी है? छोटे वाले बॉल के पास इधर को एक मोमेंटम है, क्या? mu0 cos थीटा, mu0 cos थीटा, और इधर को एक मोमेंटम है, कितना है?
u0 sin थीटा, दोनों का मास m है। ठीक है, इससे क्या होने वाला, इससे ये होने वाला है कि अब कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के बाद छोटा वाला बॉल, बड़ा वाला बॉल, थोड़ा ध्यान से देख लेना। छोटे वाले बॉल का ये वाला वेलोसिटी u0 cos थीटा वाला बरकरार है, और दोनों मास बराबर होने के कारण इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, मतलब इसका ये वाला वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका ये वाला वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था। तो आप कहोगे दिस बड़ा वाला बॉल विल एक्सपीरियंस ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, कितना, u0 sin थीटा। चलो अब इसको कहते हैं v1, इसको कहते हैं v2। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, as it was an oblique collision between two like masses. For elastic oblique collision between two like masses, repeating the statement, for elastic oblique collision between two like masses with one mass earlier being at rest, after collision the masses move in mutually perpendicular directions, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो क्या लिखे हम लोग, for elastic oblique collision between two like masses, with one mass earlier being at rest, after collision the masses move in mutually perpendicular directions, with speeds v1 and v2, ये इधर गया v1 में, इधर गया v2 में। ठीक है, such that रिलेशन क्या है देखो, तो अगर हम कहेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, u0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जोड़ो तो इक्वल टू u0 स्क्वायर। सो दैट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u0 स्क्वायर, where u0 is initial velocity of first mass before collision। तो ये हुआ एक स्टैंडर्ड सिंपल केस जिसमें पता चला कि ओब्लिक कोलिजन होने के बाद ये मासेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे with velocities v1 and v2, and that v1 and v2 are related to each other by the relation v1 square plus v2 square is equal to u0 square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, u0 दिया रहेगा, v1 दिया रहेगा, v2 निकालो ऐसे पूछेगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और यही केस देगा जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन सारा एंट्रांसेस में। नाउ व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कि ये मूव कर रहा था, हो सकता है कि मासेस आर डिफरेंट, ये मान लो कि कुछ इधर मूव कर रहा था या इधर मूव कर रहा था, ये इधर जा रहा था या फिर ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग may happen। तो इन दैट केसेस exactly in the same way we have to think, so we shall take that case also into account now। लेकिन वैसे क्वेश्चंस कभी नहीं आया, करने के लिए बहुत मजेदार है, लेकिन हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के कारण 2 मिनट में करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। हम लोग थोड़ी एंट्रांस के लिए खाली पढ़ रहे हैं, हो सकते हैं हमने से कोई लेक्चरर प्रोफेसर बनेगा आगे चल के, तो थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। लेट अस नॉट बी प्री कंडीशनड विद द एग्जाम। तो अभी इसका समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन दिया है? ए बॉल मूविंग with 10 meter per second strikes another, strikes elastically, to another similar ball at rest, ठीक है, ठीक है। तो after collision the second ball moves with velocity v0. Find velocity of first ball after collision if bit number 1 v0 is 10 meter per second, v0 is 8 meter per second। तो कैसे करेंगे इसको? When v0 is 10 meter per second मतलब क्या हुआ? एक बॉल आया, सिमिलर मास रेस्ट में था और आया कितना स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में। इसको ठोक दिया, वो भी गया 10 मीटर पर सेकंड में। तो क्या कहेंगे? When v0 is 10 meter per second, it implies that the collision is elastic, वो तो दिया है, but in addition to that हेड ऑन, इसीलिए वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया, उसका वेलोसिटी इसके पास आ गया। सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विल बी क्या? 0, बिकॉज इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन द मासेस इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। पहला मास का वेलोसिटी u0 था, 10 था, ठोका, ठोकने के बाद इसका 10 हो गया, मतलब इसका 0 था तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा बॉल रेस्ट में था। नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट वी ऑब्जर्व? सेकेंड केस में स्ट्राइक करने के बाद इन द सेकेंड केस देयर वेलोसिटीज आर नॉट इंटरचेंज्ड। इन द फर्स्ट केस वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। उसके पास 10 था, अब इसके पास 10 हो गया है। अब हम क्या कहेंगे? When v0 is 8 meter per second, v0 is 8 meter per second, the collision must be oblique. Collision must be oblique, क्योंकि oblique नहीं होता तो 10 होता। तो क्या कहेंगे फॉर्मूला? Let v1 is velocity of first ball after collision। तो हम क्या कहेंगे? v1 square plus 8 square must be equal to 10 square। so v1 कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। हम इलास्टिक देखने से तुरंत हेड ऑन मत सोच लेना, ओब्लिक भी हो सकता है। इट शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन कि इलास्टिक हेड ऑन है कि इलास्टिक ओब्लिक है, ये मेंशन रहना जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब अगर वो सारे मासेस बराबर नहीं होते तो हम उसको कैसे इनकेस करते, कैसे उसके कैलकुलेशंस करते, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ये जेई में भी नहीं आता है, बस जानने के लिए, फॉर नॉलेज से। हेड ऑन कोलिजन क्योंकि डिफिकल्ट नहीं, लेंदी है, इसीलिए इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन वो पैसेज टाइप की क्वेश्चन में आ जाएगा। जेई में कभी अगर पैसेज टाइप की क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन देता है, तो उसमें आ सकता है इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन अनलाइक मासेस। ठीक, मासेस आर नॉट अलाइक। अब सोचो कि कोई एक बॉल ये ऐसा है और कोई दूसरा बॉल ऐसे आया, अब इसको ये ठोकने वाला है। जब ये दोनों बॉल कांटेक्ट में आएंगे, ये हो गया वर्चुअल कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों बॉल जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? यू जस्ट कंसीडर टू प्लेन्स, ए प्लेन around the common tangent, a plane perpendicular to the common tangent। तो ये जो दोनों बॉल के पास कुछ कुछ वेलोसिटी था, ठीक है ना, कुछ कुछ वेलोसिटी था। चलो मानते हैं कि ये कोई एक मास m1 है, ये कुछ इधर जा रहा था v1 में, ये कोई मास m2 है, ये कुछ इधर जा रहा था v2 में, और u1 u2 लेते हैं। u1 है, ये u2 है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होने वाला है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके करता हूं। सपोज हियर इज ए मास m1 मूविंग विथ सम वेलोसिटी u1, हियर इज सम मास m2 मूविंग विथ सम वेलोसिटी u2। ये आपस में मारपीट होंगे तो फाइनल वेलोसिटीज कैसे पता करेंगे? फाइनल वेलोसिटीज कैसे पता करेंगे? ये a है, ये b है। अब ये हमारा जनरल केस अलग हो गया। अब इसमें क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, मान लो कि ऐसे टकराए, दे आर स्ट्राइकिंग ईच अदर लाइक दिस। इस पोजीशन में ये टकराने से पहले, थोड़ा ऐसे करते हैं, टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले इसका वेलोसिटी u1 था, जस्ट टकराने से पहले इसका वेलोसिटी u2 था, है ना। अब ये टकराने वाले हैं, अब टकराव होगा तो अब ये जब दोनों टकराएंगे, यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ किए, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, टकराव हो गया। अब देखो इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका क्या था? u1 ऐसे था, इसका u1 का दो वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। तो आई एम ट्राइंग टू resolve the component of u1 and u2 along perpendicular to the common tangent and along the common tangent। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूं इसको। अब दोनों जब टकराए आपस में, उनका कॉमन टेंजेंट हुआ ये, दे आर टचिंग ईच अदर, दिस इज द कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट। इसके पास कुछ वेलोसिटी था u1, दैट u1 is to be resolved। जो इसके पास u1 था, ऐसे इसको आप दो टुकड़े में कंपोनेंट निकालो, ऐसा और ऐसा। ये क्या हो गया? पैरेलल टू द कॉमन टेंजेंट। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली इसके पास कुछ u2 वेलोसिटी था, u2 वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकालो, ये हो गया पैरेलल टू द कॉमन टेंजेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ये एंगल कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पर तो अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, सपोज ऐसा ही कुछ
मर्जी से दे दी। अब ये दोनों टकराए तो बात कुछ ऐसे हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन टेंजेंट इज लुकिंग वर्टिकल, तो ये इसको हॉरिजॉन्टल ले लें। हो सकता है कि कॉमन टेंजेंट इज नॉट वर्टिकल, एक बॉल ऐसे जा रहा था, दूसरा कि यहाँ पे मारेगा तो कॉमन टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। जो भी कॉमन टेंजेंट है चलो उसको पैरेलल है कि कंपोनेंट लिए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिए। ये कंपोनेंट कितना हो गया, u1 sin थीटा, ये u1 cos थीटा, ये u2 sin अल्फा, ये u1 cos अल्फा, ऐसे करके चार कंपोनेंट मिले। अगर ये दोनों कंपोनेंट नहीं होते तो ये दोनों तो ऐसे ऐसे चले जाते। मतलब आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल के पास कुछ कुछ वेलोसिटी रहेगा। इसका इस डायरेक्शन में रहेगा u1 sin थीटा, इसका इस डायरेक्शन में रहेगा u2, ये u2 है सॉरी u2 sin अल्फा, ऐसे करके रहेगा। और क्या रहेगा, अब इनके बारे में सोचो। अगर ये दोनों नहीं होते, ये दोनों होते तो हाँ इट वाज ए केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। इधर से कोई आया u1 cos थीटा में, या u2 cos थीटा में, अब टकराव हुआ तो जैसे हम ये केस को हम कैसे करेंगे, सोचो ये वाला केस खाली ये होता तो एक m1 इधर आ रहा है v1 में, और दिस v1 u1 में आया और ये इधर आया, दोनों टकराए। डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस यू हैव टू फाइंड आउट देयर वेलोसिटीज v1 एंड v2, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा के, ये अगर u1 में इधर आ रहा है, ये u2 में आ रहा है, ये m1 है ये m2 है, वो भुट्टा वाला फॉर्मूला m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 हो जाएगा v1। सिमिलरली आपको फाइंड आउट v2, है ना। इसका मतलब हुआ कि कोलिजन के पास इसके पास और एक रहेगा वेलोसिटी v1, इसके पास और एक रहेगा वेलोसिटी v2, और v1 v2 निकालने का तरीका आपको मालूम है। v1 v2 निकालने का तरीका आपको मालूम है, तो टू फाइंड v1 एंड v2 क्या लेंगे, v1 क्या हो जाएगा देखो तो v1 विल बी m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू ये इधर जा रहा था क्या वेलोसिटी में, इट वाज u1 cos थीटा प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू इसका वेलोसिटी इधर को दिखाए हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या था, दोनों मासेस ऐसे जा रहे थे, ये मास u2 होता था, लेकिन ये क्या होगा माइनस u2 cos अल्फा। समझ में आ रहा है, तो इसमें से आपको v1 मिलेगा। सिमिलरली आपको v2 निकालना पड़ेगा। एक बार आपको v1 मालूम है, u1 sin अल्फा मालूम है, you can find out the resultant velocity of this, you can find out the resultant velocity of this। तो क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपको v1 और v2 मिल गया, v1 और v2 मिल गया, तो आप v1 जानते हो, ये जानते हो, v2 जानते हो, ये जानते हो, then you know their velocities। समझ में आ गया क्या? अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, the component parallel to the plane of contact, common tangent of the balls remain same, the component of velocity, क्योंकि जो फोर्स होगा, अरे जब भी दो बॉडी आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे तो change in momentum will be along the direction of force। What will be the change in momentum in this direction? No change in momentum। So ये component velocity का constant रहेगा। मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है किस डायरेक्शन में, along a line perpendicular to the common tangent। कॉमन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होके ये मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और कॉमन टेंजेंट along the common tangent मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट कोई मोमेंटम along the common tangent मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द कॉमन टेंजेंट, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, बोलते उल्टा ही बोल दिया। ये along this line means common tangent ऐसा है,
perpendicular to the common tangent, you find the momentum is transferred, and parallel to the common tangent, momentum is not affected. I hope you people understand. क्योंकि जब कोलिजन होगा दोनों के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, तो along the force only there will be change in momentum. ये component of momentum will not be affected. तो इसका ये कंपोनेंट बरकरार रह जाएगा. कोलिजन के बाद v1 v2 निकालने का फॉर्मूला आपके पास है. v1 v2 मिल गया. Then you know the final velocity of this ball A and this ball B. A का क्या होगा? Resultant of v1 and u1 sin theta. इसका v2 and u2 sin alpha. ठीक है, तो ऐसे करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोनों बॉल का आफ्टर इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सेमी इलास्टिक कोलिजन. सेमी इलास्टिक कोलिजन. सेमी इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं? जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर नॉट सेम. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. तो क्या लिखेंगे? इन दिस केस द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन and kinetic energy after collision are different. Is a part of energy is lost during collision. कोलिजन में ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है. एन अप्रेसिबल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. पॉइंट नंबर 2 में इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन यू नो द मोमेंटम इनिशियल एंड मोमेंटम फाइनल हैज टू बी सेम बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये सबको मालूम है. तो चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक हेड ऑन हो, ओब्लिक हो, सेमी इलास्टिक हेड ऑन हो, ओब्लिक हो, सारा केसेस में मोमेंटम इज कंजर्व. अच्छा, तीसरा हुआ टू अकाउंट फॉर लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. During collision, we define a term coefficient of restitution, जिसको E लिखते हैं. ऐसा एक टर्म को डिफाइन करते हैं. शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे COR. कितना है? E. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E. ऐसा एक टर्म को डिफाइन करते हैं और ये पता रहने से कितना एनर्जी लॉस हुआ हम पता कर लेंगे. तो ठीक है, हाउ दिस E इज डिफाइंड? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation after collision to relative velocity of approach before collision. कोलिजन के बाद कितना वेलोसिटी में दूर जा रहे थे एक दूसरे से. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. कोलिजन से पहले कितना स्पीड में पास आ रहे थे, हो गया ये. कोलिजन के बाद कितना स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हो गया ये. दैट रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे हम कहेंगे
इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ materials अंडर कोलिजन। जो टकराने वाले मटेरियल है उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान लो कि मैं एक पिंग पोंग बॉल को यहां से गिराता हूं, नीचे गिरेगा, उठेगा ऊपर, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले उसका कुछ वेलोसिटी था v, मान लो u, और टकराने के बाद उछला, मतलब उसके पास कुछ था वेलोसिटी थी। कोई पिंग पोंग बॉल गिरा यहां से, और यहां से गिरा तो टकराया u में, उठ गया v में और चला ऊपर। ठीक है, मान लो कि कोई वुडन बॉल होता, सेम हाइट से गिराते, वो भी तो u स्पीड में ही गिरता, लेकिन उठता क्या उतनी स्पीड में उठेगा? नहीं, ये पिंग पोंग बॉल को गिराया, इतना ऊपर तक उछल गया, वुडन बॉल को गिराया, इतना तक उछला। मतलब पिंग पोंग बॉल के लिए v1 ज्यादा था कि वुडन बॉल के लिए v2 ज्यादा था? पिंग पोंग बॉल के लिए v1 ज्यादा था, इसलिए ज्यादा ऊपर उछल गया। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी था वो क्या था? v1। कोलिजन से पहले कितना वेलोसिटी में पास आ रहा था? u। तो ये पहला केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया v1/u। दूसरे केस में कोलिजन से बाद कितना वेलोसिटी से वापस जा रहा था? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन? ये फ्लोर से क्या वेलोसिटी में सेपरेट हो रहा था? v2। और क्या वेलोसिटी में पास आ रहा था? u। नाउ यू सी, दोनों केसेस में पिंग पोंग बॉल और वुडन बॉल को हम सेम हाइट से गिरा दिए हैं, दोनों बराबर u में नीचे पहुंचेंगे, बट v1 इज मोर, v2 इज लेस। v1 मोर है तो पिंग पोंग बॉल के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज मोर, वुडन बॉल के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस। सो क्या पता चला? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ में आया क्या? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। पिंग पोंग बॉल होने से ई ज्यादा हो गया, स्टील बॉल होगा तो हो सकता है उससे ज्यादा होगा या कम होगा, डिपेंड करता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया हुआ है या फिर स्टेनलेस कार्बन का है, 5% कार्बन मिला हुआ है उसमें, तो स्टील का नेचर के ऊपर डिपेंड करके वो क्या करेगा? ई का वैल्यू बदलेगा। दूसरा केस हुआ कि सपोज हम कहेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड केस था, कोई चीज u1 u2 वेलोसिटी में जा रहे थे, दोनों में मारपीट हुआ, मारपीट होने के बाद ये इधर गया v1 में, ये इधर गया v2 में, तो आप क्या कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी में सेपरेट हो रहे थे? v2 - v1। बिफोर कोलिजन क्या वेलोसिटी में पास आ रहे थे? u1 - u2। सो अगर ऐसा एक अरेंजमेंट दिया है, ये आप निकाल सकते हो, है ना? बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज मैं कहूं कि कोई एक बॉल ऐसे आया, ऐसे टकराया, क्या एंगल में? चलो मानते हैं कि अल्फा एंगल में टकराया, फिर इधर गया, क्या एंगल में? बीटा एंगल में गया। ये वेलोसिटी u था, ये वेलोसिटी v था। समझने की कोशिश करना, ये बॉल टकराने के बाद इधर जा रहा है, आ रहा था इधर से, हमें क्या निकालना है? ई निकालना है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। किसके किसके बीच में कोलिजन हुआ है? बॉल और फ्लोर के बीच में। अच्छा, तो बॉल फ्लोर की तरफ क्या स्पीड में आ रहा है? आ रहा था कोलिजन से पहले u। नहीं, ये इधर u नहीं आ रहा था। u का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के चलते ये आ रहा था। So what was the velocity of approach before collision? You say it is u sin alpha, क्योंकि ये कंपोनेंट होगा u cos alpha, ये होगा u sin alpha। तो हम कहेंगे relative velocity of approach before collision was u sin alpha, just for the figure। Similarly relative velocity of separation, velocity का दो कंपोनेंट है,
एक कॉस बीटा, एक साइन बीटा। कॉस बीटा के चलते सेपरेट कहाँ हो रहा है, वो तो पैरेलल जा रहा है, सेपरेट हो रहा है साइन बीटा कंपोनेंट में, तो हम कहेंगे इट इज भी साइन बीटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, तो हो गया भी साइन बीटा बाय यू साइन अल्फा। कहने का मतलब है कोई भी केस में आपको ई निकालना आना चाहिए। Now we go for bit number 3 to understand what is happening। तो हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जब कोई बॉल फ्लोर को मारा तो फिर उसका ई का वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। बिट नंबर 4 में फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन क्या हो रहा है देखो तो हेड ऑन कोलिजन। अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ आप क्या कहोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन वो तो बराबर थे, तो आप क्या कहोगे E इज इक्वल टू 1। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 होता है ना। अच्छा, बीट नंबर 5 ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करता है। मतलब ई का वैल्यू दिया हुआ है और आपको पूछा गया कुछ चीज डाटा निकालने के लिए, वो सेमी इलास्टिक है इसलिए निकालने के लिए बहुत कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इलास्टिक होता तो फटाफट बन जाता। अब सोचो कि आपका आंसर निकालने के बाद उसमें ई की जगह 1 डाल के देखो कोई इलास्टिक वाला आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, काफी हेल्पफुल होगा जब हम करेंगे, अभी बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। बीट नंबर 5, इफ the two masses stick to each other after collision, जैसे हम कहेंगे कोई बुलेट था इसको फायर कर दिए, ब्लॉक था घुस गया रुक गया दोनों मिलके चलने लगे, तो masses stick to each other, then रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या है, 0। अरे दोनों मिलके जा रहे हैं कहां सेपरेट हो रहे हैं, सो ई क्या होगा 0। ऐसा कोलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है इसमें, बाद में देखेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस इसमें होता है, इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी केस कभी कभार होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज मोर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ऐसा भी हो सकता है, धीरे धीरे पास आए टकराने के बाद बहुत जोर से दूर भागे, ऐसा भी हो सकता है। कैसे, सोचो हम कहेंगे कि हम ये कोई एक बम है ये इसमें आग लगा के फेंक दिए, और या फिर ये कोई कहीं पर कोलिजन होगा तो फटेगा, इसको कुछ u वेलोसिटी में फेंक दिए, ये कोई दूसरा बम है इसको 2u में फेंक दिए, अब क्या हुआ दोनों टकराया एक्सप्लोजन हो गया। अब एक्सप्लोजन के बाद ये दोनों बहुत जोर से एक दूसरे से दूर भागे, पास आ रहे थे 3u में, आफ्टर एक्सप्लोजन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद वेरी हाई स्पीड। That means relative velocity of separation after collision is much more than relative velocity of approach before collision. E is more than 1. ऐसा केसेस को कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या है लिखेंगे, इन केस ऑफ सुपर elastic collisions where internal energy of moving bodies, internal energy of moving bodies convert into their kinetic energy after collision, after collision।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आफ्टर कोलिजन, so in case of super elastic collisions where internal energy of the moving body is converted into their kinetic energy after collision, the value of E can be more than 1, क्योंकि relative velocity of separation, because relative velocity of separation after collision is much more than relative velocity of separation approach before collision। तो जो कंक्लूजन मिला हम देखेंगे, यूजुअली क्या मिलेगा आपको, यूजुअली मिलेगा सुपर इलास्टिक कोलिजन कम है, दो बम टकराए, ये सा केस कम होता है। इन जनरल E lies between 0 to 1, ठीक है। E इक्वल टू 1 में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, E इक्वल टू 0 में मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ E, ग्रेटर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ग्रेटर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो क्या देखे, व्हेन E is equal to 1 no loss in energy, E is less than 1 there is some loss in energy, kinetic energy। when E is more than 1 there is a gain in kinetic energy। तो याद रखना है आपको, E less than 1 loss in kinetic energy takes place, E equal to 1 no loss in kinetic energy, है ना। और E अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको याद रखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पूरा जानने के बाद हम उसका यूज भी करना शुरू करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, क्या है ये E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या है? इट इज जस्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? नो यूनिट, velocity by velocity, no unit। it is coined to understand, to measure, to account for the amount of kinetic energy lost during collision। how it is defined? it is defined as relative velocity of separation after collision by relative velocity of approach before collision। टकराने से पहले कितने स्पीड में एक दूसरे के पास आ रहे थे, टकराने के बाद कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कितने स्पीड में दूर जा रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने स्पीड में पास आ रहे थे। तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको ये चीज भी अभी समझ में आ गया, फिर इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी ए सिंपल केस हियर। कुछ केस स्टडी लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी क्यों ले रहा हूं मैं, ये केस 1 ये क्या होता है कि अक्सर कुछ क्वेश्चन रहता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के आते हैं, तो उस केस का फॉर्मूला रेडीमेड रख देंगे, हमें आसान होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि कोई एक मास m है और ये m मास मान लो कि u स्पीड में गया और जाके कोई एक दूसरा मास रेस्ट में था, इसको मारपीट किया उसके साथ, ये मास भी m है और कैसा कोलिजन हुआ, ये सेमी इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ठीक है। अब ये टकराव होने के बाद क्या होगा, ये मैं इसको इधर करूंगा, ये दोनों में कोलिजन हो गया। कैसा कोलिजन हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, कोलिजन के बाद ये दोनों मास कुछ कुछ वेलोसिटी में जाने लगे, ये जाने लगा v1 में, ये जाने लगा v2 में। अगर ये दोनों, ये कोलिजन अगर इलास्टिक हेड ऑन होता तो फिर क्या होता आपको मालूम है, इलास्टिक हेड ऑन होता तो ये रुक जाता, ये u0 में जाता,
लेकिन इलास्टिक हेड ऑन नहीं है। कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटीज v1 v2 दिख रहे हैं। ये नाम AB का है। हमें v1 v2 पता करना। ध्यान से देखना, मासेस अगर डिफरेंट होता, ये भी अगर मूव किया होता, वो सारा निकल जाएगा इसमें से। अप्रोच इज द सेम। तो चलो ऐसे करते हैं। एक तो हुआ कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम P1 P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये सबको मालूम है, कोई नई चीज है नहीं। मतलब पहले था mu0, बाद में है mv1 प्लस mv2, क्या मिला? मिला v1 प्लस v2 इज u0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मासेस में बराबर लिया था तो सारा कैंसिल हो गया। ठीक, और क्या मालूम है? दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। मतलब व्हाट इज E हियर? हियर E इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ऐसा। अच्छा, तो चलो वैल्यू डालते हैं। सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या है? ये आया v1 में, ये गया v2 में, भाग रहा था। कितना स्पीड में सेपरेट हो रहा था? v2 माइनस v1। कितना स्पीड में ये पास आ रहा था? इट वाज कमिंग क्लोज विथ स्पीड u0। दैट होल थिंग इज इक्वल टू E। मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E u0। You get equation number 2. Here was already equation number 1. आपके पास दो इक्वेशन खड़े हैं, आपके सामने दो इक्वेशन पड़े हैं। सॉल्व करके v1 v2 निकालना है। क्या बड़ी चीज है? Simply add them. v1 will be cancelled out. v2 will be eu0 plus u0 by 2। तो लिखेंगे सीधे सीधे सॉल्विंग v1 will come 1 minus E by 2 into u0। v2 will be 1 plus E by 2 into u0। ऐसा करके दोनों का वेलोसिटी निकलेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी हम ऐसा कोई एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे, अंत में पहुंचने के बाद ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमको खुद को अपने ऊपर कभी कभार डाउट होता है। तो चेक कैसे करेंगे सही किए कि गलत किए? चेक करने का तरीका क्या है? अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो टकराव के बाद ये रुक गया होता, ये u0 में जाता, मतलब v1 होता 0, v2 होता u0। अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता, E का वैल्यू क्या होता? 1। चलो E की जगह 1 डालो, 1 डाल दी तो क्या हो गया? v1 हो गया 0। E की जगह 1 डालो, v2 हो गया u0। हमारा कैलकुलेशन सही है। We have got correct calculation। समझ में आ रहा? तो यही मैं बोल रहा था कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में E का वैल्यू 1 होता है। ये जानकारी रहने से काफी कब जगह में हमें क्रॉस चेक करने में काफी आसान मिलता है, मतलब आसान हो जाता है चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। अभी अगर ये मासेस बराबर नहीं होते, ये m होता, ये 2m होता, क्या फर्क पड़ता है? मान लो ये इधर आता है u0 में, ये इधर आता है u0 में, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन डू। अप्रोच क्या हुआ? एक तो हुआ मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन ली, दूसरा हुआ आपने ये जो क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ले ली। बस समझने के लिए कि आपको समझ में आ गया, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? दिया है कि ये कोई एक मास m मूविंग विद स्पीड 2u0 strikes another mass 2m which was moving with speed u0। दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E, COR इज E। और आपको पता करना है, क्या पता करना है? कि कोलिजन के बाद उनके वेलोसिटीज क्या होंगे, v1 v2 क्या होंगे। फाइंड v1 एंड v2। मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग निकाल देंगे उनको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए फटाफट निकालिए और प्रूफ करिए कि आपको समझ में आ गया। मैं कहता हूं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो हम E का वैल्यू 0.5 ले लेंगे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। दर्शाओ
और कुछ नहीं। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब 2mu0 प्लस 2mu0 इज इक्वल टू इधर mv1 प्लस 2mv2, ये m दूसरा m सब खा गए, ये क्या मिल गया, ये हो गया v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू, m तो दोनों तरफ से कट गया ना, हाँ ये 2u0 2u 4u0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। E is relative velocity of separation, v2 minus v1 by velocity of approach 2u0 minus u0, so you find v2 minus v1 is equal to eu0। ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या दे रहा है, v1 को खा गया, 3v2 इज इक्वल टू 4u0, 4 प्लस e इंटू u0, तो v2 मिल गया, v2 इज 4 प्लस e इंटू u0 बाई 3। अब v1 निकालना क्या बड़ी चीज है, 10, यस v1 किधर ले आओ, इट इज v2 माइनस eu0, it is v2 minus eu0। आगे की कैलकुलेशन में क्यों करो अपना दिमाग खराब करने के लिए, v2 is given, eu0 नो, you can find out the difference। कहने का मतलब है सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, सॉल्व करने का अप्रोच ये है। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में दो आसान इक्वेशन जो हमें सॉल्व करने में मदद करते थे, वो एक था क्या, एक था आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वे सेम। ये इसमें से दो इक्वेशन बन जाते थे। काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन को हम उसमें इक्वेट नहीं करते थे, यूज नहीं करते थे, क्योंकि उसमें v स्क्वायर आता है, उसको यूज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अननेसेसरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को बराबर करके नहीं करते थे। यहाँ पर भी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है ही नहीं, करेंगे क्या। तो यहाँ पर दो बेसिक इक्वेशन क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ ई। कहने का मतलब है अगर ई आपको नहीं दिया है आप नहीं निकाल सकते, है ना। तो कोलिजन में ई मालूम रहना जरूरी है। तो ई कितना होगा वो डिपेंड करता है किस किस्म के मटेरियल है। दो स्टील बॉल आपस में टकरा रहे हैं या दो रबर बॉल आपस में टकरा रहे हैं, कौन किसके साथ टकरा रहा है, उसका मटेरियल क्या है, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर पाएंगे।